नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग दी हरियाणा टॉक्स। आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है, मिट्टी से मेडल तक। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। हम इस नई सीरीज़ में हरियाणा की माटी से निकले खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करेंगे। उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी अचीवमेंट उपलब्धियां क्या हैं और हरियाणा खेलों में नंबर 1 कैसे बना। माटी से मेडल तक का जो आज पहला एपिसोड है, इसमें हम एक ऐसे रेसलिंग कोच की बात करेंगे जो इंडिया से नहीं थे, विदेशी कोच थे, लेकिन वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि हरियाणा के बनकर उन्होंने हरियाणवी सीखी। और अब तक जितने भी मेडल पुरुषों में आए हैं तो उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये कोच हैं सोवियत संघ के जॉर्जिया में जन्मे व्लादिमीर, जो कि 1940 में इनका जन्म हुआ और 2003 में ये भारत के कुश्ती के कोच बने। और मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने हरियाणवी सीखी और प्यार से जितने भी रेसलर थे, क्योंकि इनका नाम जो है जॉर्जियन कोच थे, तो यहाँ से इनके नाम व्लादिमीर मेस्तरविलिशिली, शायद हमें भी बोलने में व्लादिमीर भी बोलते हैं हरियाणा और में। इनका सरनेम कुछ ऐसा है, तो प्यार से पहलवान इनको लाडो कह के पुकारते थे। लाडो क्योंकि नाम छोटा सा है और प्यार से मतलब उनको लाडो कह के, तो लाडो कोच। तो लाडो कोच ने यहाँ पे न केवल हरियाणवी सीखी बल्कि यहाँ पे खेती बाड़ी करके भी पहलवानों के साथ घुलने मिलने का काम किया। तो आप ये मानिए कि ओलंपिक में जब 2003 में जॉर्जियन कोच लाडो की एंट्री हुई, क्योंकि अब हम उनको लाडो ही कह के पुकारेंगे, तो लाडो कोच की जब एंट्री हुई उससे पहले सिर्फ एक मेडल 1952 में रेसलिंग में आया था। उसके बाद जितने भी मेडल आए 2008 ऑनवर्ड्स, वो सब जो है जॉर्जियन कोच लाडो की मेहरबानी है। तो भारत में आज़ाद भारत का जो पहला ओलंपिक मेडल है कुश्ती में, वो महाराष्ट्र के पहलवान के.डी. जाधव के नाम है, जो 1952 में हेलसिंकी में जीता था कांस्य पदक। तो आपको बताएं, जो लाडो कोच है वो 2003 में आते हैं। उसके बाद सुशील पहलवान, जिन्होंने इंडिया को 2 ओलंपिक मेडल दिए, उनके जो कोच रहे हैं वो जॉर्जियन कोच व्लादिमीर यानी कि लाडो रहे हैं। उसके बाद योगेश्वर दत्त के भी कोच रहे हैं, उसके बाद रवि दहिया के भी कोच रहे हैं, और दीपक पूनिया को भी ओपीजी उन्होंने फॉर्मेटिव ईयर्स में दीपक पूनिया भी जो है टोक्यो में मामूली से पॉइंटों से हार गए थे, नहीं तो मेडल दीपक पूनिया का भी हमारे उनके खाते में होता। तो वैसे ओपीजी देखो, एक ना इतना कंट्रीब्यूट किया लाडो कोच ने। और जब कोविड का टाइम था ना, तो कोविड के टाइम में वो इतना पैशनेट थे। वो भी इसी तरह से एक गांव में पैदा हुए थे जॉर्जिया के अंदर, और बड़ा पहाड़ी एरिया है उनका जहां उनका जन्म हुआ, और बड़े ही कष्ट में उन्होंने जीवन, जैसे हमारे गांव के बच्चे हैं ना, हमारे पास गांव में होता क्या है, बेसिक मतलब जी सकते हैं लेकिन हम एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ तक भी है, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से जब ख़त्म हो गया था तो वो दिल्ली में उन्होंने एक किराए पे मकान लिया और वहाँ से छत्रसाल स्टेडियम में जो है कुश्ती के दाव पेच सिखाने के लिए जाते 2000 निःशुल्क। हाँ, 2017 में हुआ। और 2017 में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, कहा गया कि अब उनकी जो ट्रेनिंग का जो तरीका है वो पुराना हो गया है, और अब जो है उनको एक कोई नया तेज नई टेक्निक के कोचेज चाहिए, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से नई टेक्निक लेके साथ आते तो हैं। वो हमारी मिट्टी में इतना रच बस और घुल गए थे, उन्होंने यहीं रहना। जब से व्लादिमीर ने ये कुश्ती संघ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 2012 में योगेश्वर दत्त को और सुशील को मेडल मिला, 2008 में सुशील को मेडल मिला। 2008 से लेके 2024 तक भारत जो है वो कुश्ती में लगातार मेडल जीतता रहा हर ओलंपिक में। मैं आपको बताऊं कि जब इनकी हिस्ट्री पता करते हैं ना रेसलर से, लाडो कोच के बारे में बड़े भावुक हो जाते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने ये कहा कि देखो, कुश्ती तो उससे पहले भी लड़ी जाती थी, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट, लड़ना कैसे है, वो सिखाया मैं लाडो कोच ने। सत्सिंह जी, मैं आपको थोड़ा सा ना कुश्ती के पीछे लेके चलता हूँ बैक में। एक टाइम था कि कुश्ती में जो रूस है, रसिया जो है, वो उस वहाँ के पहलवानों के सामने दुनिया का कोई पहलवान टिक नहीं पाता था। इराक, ईरान और
रूस के पहलवान जो थे, उनके सामने टेक्निक के मामले में भी और स्पिरिट के मामले भी इतनी तेज़ तरार पहलवान होते हैं। रसिया के पहलवानों के सामने कोई भी दुनिया का पहलवान है टिक नहीं पाता था। और सबसे ज़्यादा मेडल जो कुश्ती में रसिया के नाम पे होते थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे रूस का विघटन होता गया, बंटवारा हो गया, रूस के बहुत सारे टुकड़े हो गए, उसके बाद रूस में जो कुश्ती है ना वो डाउन गई है। जो आप सोवियत यूनियन की बात कर रहे हो ना, ये जो लाडो कोच है, ये भी उसी टाइम उनकी पैदाइश हुई और इनका भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्सिंग करियर रहा है। ये सोवियत यूनियन की जो संघ था, हाँ। उसमें इन्होंने 1982 से 1992 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रीय कुश्ती कोच रहे हैं। जी, और इनका कोचिंग में आने का भी तरीका, क्योंकि ये बहुत अच्छे कोच होते थे लेकिन घुटने में इनको चोट लगी और ये पहलवान नहीं करते थे खुद। हाँ, खुद करते थे, लेकिन घुटने में चोट के कारण इन्होंने बहुत अर्ली एज के अंदर ही कोचिंग लाइन में और ऐसी ऐसी बारीकियां पकड़ी उन्होंने रेसलिंग की, जो कि हम 2003 के बाद इन्होंने यहाँ पे हमारे इंडिया में आके इम्प्लीमेंट की। आप ये देखो ना, उनमें कितना मतलब टैलेंट है कोचिंग का और पहलवानों के साथ घुलने मिलने का। जो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जो हरियाणा की माटी की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की माटी से मेडल तक कैसे ये सफ़र आगे बढ़ा, जो हम अब आज बात कर रहे हैं। एक जॉर्जियन कोच जिसको हिंदी तो आती नहीं होगी उस टाइम पे, क्योंकि वो जॉर्जिया के इंग्लिश, और हमारे जो हरियाणा के जो पहलवान हैं उनको हिंदी भी नहीं आती, उनको हरियाणवी आती है। तो जब आप ये देखो ना कि जब वो हरियाणा के, खासकर हरियाणा के पहलवानों की मैं बात करूँगा, क्योंकि कुश्ती जो है वो आप देश में कहीं पे भी हो, लेकिन हरियाणा का कुश्ती में आज भी दबदबा है, पहले भी हरियाणा का दबदबा रहा है। तो जब वो हरियाणवी सीख सकते हैं, हरियाणवी सीख के हरियाणा के पहलवानों के साथ उन्हीं की बोली में उन्हीं को दाव पेच सिखा सकते हैं, उनकी नब्ज़ समझ सकते हैं, उनकी टेक्निक उनको बता सकते हैं, तो ये एक अच्छा कोच ही है ना, जो समर्पित है, जो डेडिकेट है अपने प्रोफेशन के, और उनको ये लगता है कि भाई मैं जिस पहलवान को कोचिंग दे रहा हूँ वो ओलंपिक में मेडल जीते, ये वही कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब वो यहाँ आए तो एक जो सबसे उनकी खूबसूरत बात रही, जो बिल्कुल अलग उनको करती है, वो ये है कि जब वो यहाँ आए 2003 में, तो उन्होंने देखा कि इंडियन के जो रेसलर्स हैं ना बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो मिट्टी के अंदर खेलते हैं। तो उन्होंने मिट्टी को पहले अपनाया, उन्होंने कभी भी मिट्टी की कुश्ती को मना नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बताया कि ओलंपिक मेडल अगर जीतना है तो आपको मैट पे आना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जब वो मैट पर आए तो बहुत बार ऐसा होता था, मैट फटे हुए होते थे, वो खुद अपने हाथों से मैट सीलते थे, और जो लटकने के लिए रस्सी लगाना वो खुद अपने हाथों, क्लाइंबिंग के लिए जो टैलेंटेड और स्किल्ड तो थे ही, लेकिन वो पैशनेट थे रेसलिंग के प्रति। शायद इसीलिए सबके दिल में लाडो कोच के लिए इतना सम्मान। तो ये जो 90 का दशक है ना सत्सिंह जी, 90 के दशक में ही मैट पे थोड़ा सा हमारे पहलवानों ने कुश्ती करना शुरू कर दिया था। उससे पहले तो मिट्टी पे ही पहलवानी करते थे, अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे। हमारे ये रोहतक के ये ओलंपियन है पहलवान अशोक गर्ग, जिसको बनिया का जिनका इंटरव्यू भी हुआ था, हाँ पॉडकास्ट भी किया, बनिया का बोलते हैं उनको। वेट कम था और 57 किलो में उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, और बस वो मेडल से इसलिए चूक गए कि उनको मैट पे प्रैक्टिस करने का मौका कभी नहीं मिला था, कम मिला था, क्योंकि वो मिट्टी के पहलवान थे, मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे। ऐसे ही आप बात करोगे हिसार के जो पहले वर्ल्ड में चैम्पियन जो रहे हैं उदय चंद पहलवान, हाँ वो अब तो काफ़ी एज्ड हो चुके हैं, वो भी जो है इसी बात के लिए कहते रहे कि भाई मैट की कुश्ती हमें नहीं आती थी, मैट का हमें पता नहीं होता था, मिट्टी के पहलवान थे, मिट्टी से ही हम आगे बढ़ते थे। और वो मैट की कुश्ती को पहलवान जो उस टाइम पे लोग भी, जो हमारे जो कुश्ती के जो प्रशंसक होते हैं, वो भी मैट की कुश्ती में इतना एंजॉय नहीं करते जितना मिट्टी की कुश्ती में अखाड़े में पहलवानी कुश्ती देख के खुश होते थे। जी, और जो जॉर्जियन कोच है ना लाडो, जिनके बारे में आज हमारा पहला पॉडकास्ट है मिट्टी से मेडल तक, उसमें मैं आपको बताऊं कि
उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया रेसलिंग, इंडियन रेसलिंग को, उनको कभी द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला। उसके पीछे टेक्निकल रीजंस थे कि एक तो वो इंडियन नहीं है, अगर उसमें नॉमिनेट होना है तो आपको इंडियन होना चाहिए, और एसोसिएशन का ये कहना था कि भाई ये इंडियन टीम के कोच हैं तो इनको पैसा मिलता है उसका। हाँ, वो तो जो पैसे कुछ के भी वो- बदले हम उनसे हाँ, तो प्रैक्टिस अवार्ड करवा रहे वगैरह उनको, क्योंकि सम्मान में हालांकि अब ये बताइए कि व्यक्ति जॉर्जिया से आकर के इंडिया में इतना कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद जब 2017 में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, उसके बाद वो छत्रसाल स्टेडियम में, थैंक्स टू सुशील कुमार कि वो छत्रसाल स्टेडियम में इतना लंबा उन्होंने, जब तक वो जिए फ्री में जो है अपनी सेवाएं देते थे। उनका मेन गोल यही था कि मैं इंडियन रेसलिंग को जितना हो सकता है अपना वो देकर जाऊं, और वो देकर गई। तो वही तो है ना, कुश्ती में मेडल जो है तभी से तो उन्हीं की देन हम तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक कुश्ती में ओलंपिक में ऐसा रास्ता दिखा दिया मेडल का, जो कि पहलवान जो आज भी लगातार मेडल जीतते लेके आ रहे हो। देखो 1952 में मेडल जीता जब देश आज़ाद हुआ था, उसके तुरंत बाद ओलंपिक हुए, तब पहला देश के लिए ओलंपिक में मेडल जो था कांस्य पदक वो केडी जाधव के नाम पे था। उसके बाद कितना लंबा गैप हुआ, 2008 में सुशील कुमार को मेडल मिला, फिर 2012 में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को मिला, 16 में साक्षी मलिक मेडल जीतने में के अंदर, हालांकि उसमें कोई पुरुष पहलवान जो है वो मेडल नहीं जीत पाए थे, तो साक्षी मलिक ने वो भरपाई की। उसके बाद 2016 के बाद 2020 में जो नहीं हो पाए इसके कोविड की वजह से 2021 में हुए, उसमें 2 मेडल आए, रवि दहिया और बजरंग पूनिया। उसके बाद 24 में फिर ओलंपिक होते हैं, वहाँ पे अमन सहरावत जो है वो मेडल लेके आए। तो कौन सा एक ऐसा ओलंपिक है जिसमें भारत की झोली में ओलंपिक पदक नहीं आया 2008 के बाद से? जो पैशन की बात करें ना लाडो कोच की, उसमें जब कोविड हुआ ना, तो कोविड में तो आपको पता है सब जगह मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई, सब अपने घर पे थे। तो एक छोटी सी वीडियो वायरल होती है जिसमें महिला पहलवान दिव्या काकरान, हाँ, दिल्ली बेस्ड है वो, वैसे तो यूपी से है वो, को कोचिंग अपने कमरे से जो है ये लाडो कोच दे रहे थे और हरियाणवी में बातचीत कर रहे थे। तो सभी सरप्राइज थे कि एक फॉरेन कोच को इतना मतलब पहलवानों से इंटरेक्ट कैसे कर पाए, क्योंकि हमारे पहलवान बोलने में थोड़े से सुस्त होते हैं, झिझक भी होती है, तो वो ये चाह रहे थे कि भाई रेसलिंग मुझे इन लोगों के अंदर घुस कर के सिखानी है। वो पूरा दिमाग में वो हरियाणवी सीखी फिर, और आप ये देखिए कि हरियाणवी में बहुत सारी वैरायटी, क्योंकि स्लैंग इतने सारे होते हैं कि उनका शब्द कुछ होगा, उसका मीनिंग कुछ होगा, तो इतना डीप में जाकर के चीज़ें सीख कर बताना। दिव्या काकरान भी अच्छी रेसलर रही है, महिला रेसलर, उसके इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी पदक भी है, और वो दिल्ली से ही खेलती रही है, वैसे है वो उत्तर प्रदेश से, और लड़कों के साथ कुश्ती करती है वो अखाड़े में। और उनका जो आप देखोगे जो हेयर स्टाइल है और वो सब चीज़ें ना लड़कों जैसा ही है, और वो लड़कों के साथ ही अखाड़ों में प्रैक्टिस करती थी, और वो उन्होंने पदक भी जीते देश के लिए। और जो योगेश्वर दत्त है, देखो उन्होंने इस कोच के बारे में कहा है कि भाई हमें फाइटिंग स्पिरिट जो है, लड़ना कि जीतना जो है, लड़ के आपको जीतना है, और वो लड़ना कैसे वो है, बड़ी भावुक सी पोस्ट है योगेश्वर दत्त की, कि उन्होंने उनका जो कंट्रीब्यूट है देश के लिए, हमारे लिए, कुश्ती के लिए, वो उसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। तो जो हमारा ये जो खेल के प्रति हमने जो सीरीज शुरू की है ना, माटी से मेडल तक, उनमें ऐसी ऐसी बारीक बातें, ऐसी ऐसी लोगों को ढूंढना, ऐसे ऐसे टैलेंट को ढूंढना जिन्होंने वाकई में हरियाणा के खेल के लिए, देश के खेल के लिए जो किया है, उनको ऑनर करना भी ज़रूरी, उनको याद करना भी ज़रूरी है। तो लाडो कोच में आज हमारा जो पहला एपिसोड था, तो हमारी कोशिश है कि उनको ट्रिब्यूट देना, चाहे वो बेशक फॉरेनर रहे हों, लेकिन हमारी इंडियन रेसलिंग को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और ये हम नहीं, ये खुद जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो कह रहे हैं, जो रेसलिंग कम्युनिटी के लोग हैं, जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, वो ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड इसी को लेकर के था। तो माटी से मेडल तक का जो हमने एक नया कैंपेन, नई सीरीज़ शुरू की है, उसमें हम आपको समय समय पे
ऐसे ही अनसंग हीरो जो है खिलाड़ी है, कुश्ती से हैं, हॉकी से हैं, फुटबॉल से हैं, किसी भी गेम से, निशानेबाजी से हैं, हर ऐसे गेम से हम ऐसे ही हीरो आपके सामने लाते रहेंगे, उनकी कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। और आप भी, आपके भी नज़रों में या आपके भी कोई ऐसे कोई खिलाड़ी की कहानी है तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनकी कहानी भी आप तक लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।